नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले आधा घंटे में हम जानेंगे देश से जुड़ी तमाम बड़ी और छोटी खबरें, और जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी लखनऊ में हुए हादसे को लेकर। साथ ही बात होगी तमाम अन्य खबरों की भी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की 10 बजे की सुर्खियों के साथ। लखनऊ में बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा, 8 लोगों की मौत। मलबे में दबे लोगों को निकालने का बचाव अभियान जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आज, राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा विशेष आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे आयोजन में शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से सऊदी अरब की यात्रा पर रियाद पहुंचे। विदेश मंत्री पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी की विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। जीसीसी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ भी करेंगे द्विपक्षीय बैठकें। बारिश का दौर रहेगा जारी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत समेत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है भगवान गणेश का 10 दिवसीय गणेशोत्सव। चारों ओर लगा गणपति बप्पा मोरया का जयकारा। देश भर के पंडालों में उत्सव की रौनक। आज होगा 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन। और खेल की खबरों में पेरिस पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। प्रतियोगिता के आखिरी दिन आज पूजा ओझा खेलेंगी पैरा कैनोइंग का सेमीफाइनल। फिलहाल भारत ने 7 स्वर्ण सहित जमाया 29 पदक पर कब्जा। और चलिए अब सुर्खियों के बाद खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, जहां ट्रांसपोर्ट नगर में बीते कल इमारत गिरने से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 28 लोग इसमें घायल हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है। अग्निशमन बल, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। और वहां की आज सुबह की ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अभी भी ये बचाव अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी सूर्य कुमार गंगवार ने आश्वासन दिया है कि जब तक किसी भी व्यक्ति के होने की संभावना होगी तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है जब तक पूरे क्षेत्र का, पूरे एरिया का सर्वेक्षण नहीं हो जाता है, तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि अंदर और कोई है या नहीं है। वहीं पुलिस संभागीय आयुक्त रोशन जैकब ने बताया कि 28 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और अग्निशमन विभाग की टीमें लगाई गई हैं। एसडीआरएफ की 2 टीम लगी हुई है, वर्तमान में ऑपरेशन कर रही है। एनडीआरएफ की 2 टीम लगी हुई है। हमारे जिला और पुलिस प्रशासन के भी तमाम लोग लगे हुए हैं, और साथ ही साथ अतिरिक्त टीमें एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की, उनकी भी मांग की गई है, जो यहाँ पे उपलब्ध हैं। इस टीम की शिफ्ट समाप्त होने के पश्चात वो फिर अपना कार्य शुरू करेंगी। हम लोगों की कोशिश है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे बचे हों उनको हम लोग सुरक्षित निकाल लें। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में बीते कल इमारत गिरने से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 28 लोग घायल हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह की ये रिपोर्ट। लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर बिल्डिंग हादसे में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है। इस हादसे में टोटल 36 लोगों को निकाला गया, जिनमें 28 लोगों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है और 8 लोगों की दुखद मौत हो गई है। ऑपरेशन लगभग 15 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, ये जारी है अभी भी। जिला प्रशासन का ये कहना है
कि जब तक अंदर किसी के भी फंसे होने की संभावना रहेगी तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा, और जब ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि अंदर कोई नहीं है, उसके बाद ये पूरा मलबा तेज़ी से एक साथ हटा दिया जाएगा। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते कल ये हादसा हुआ था और इस हादसे में अब तक देखा जाए तो 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 28 लोग जो हैं वो घायल हैं, जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। हालांकि अभी भी बचाव अभियान लगातार जारी है वहां पे, और लगातार ये देखा जा रहा है कि कहीं और भी कोई व्यक्ति तो अंदर नीचे मलबे में नहीं दबा है, जिसके लिए डॉग स्क्वाड की टीम भी वहां पर लगी हुई है जो ये जाँच कर रही है। तो ऐसे में बचाव अभियान अभी लगातार जारी है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास सिंह भी इस वक्त सीधा जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। विकास, क्या कुछ ताज़ा अपडेट इस वक्त मिल रहे हैं आप, क्योंकि एग्जैक्ट वही लोकेशन पर है जहां पर बीते कल ये हादसा हुआ था। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कितने मंजिला ये इमारत थी और ये हादसा हुआ तो उस वक्त अंदाजन कितने लोग इस इमारत में मौजूद थे? देखिए, ये इमारत 3 मंजिला इमारत थी, जिसमें सबसे नीचे के तल में काम होता था, ऑयल पैकेजिंग का काम होता था, इसके ऊपर दवा व्यवसाय का काम होता था। ये 3 तल्ला बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह के ढह गई और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हमारे पीछे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस समय जो ये एनडीआरएफ की टीम है, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ी सी तस्वीरें क्लोज करें और दिखाएं, क्योंकि ये अंतिम दौर का सर्चिंग ऑपरेशन माना जा रहा है कि अगर कोई जिंदगी अंदर फंसी हुई है, उस जिंदगी को बचाने के लिए एक बार फिर से चेक किया जा रहा है। अभी तक 36 लोगों को इसमें निकाला जा चुका है, जिनमें से 28 लोगों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है और 8 लोगों की इसमें मौत हुई है। इस पूरे ऑपरेशन में लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस अग्निशमन की टीम मिलकर इस अभियान को किया, रेस्क्यू ऑपरेशन को, जो फिलहाल अभी जारी है। लेकिन ये मलबा जैसे जैसे हटाया जा रहा है, पीछे की तरफ देखा जा रहा है कि अंदर कोई फंसा तो नहीं है। क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले हमारी ज्वाइंट सीपी से बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि जो यहाँ पर जो घायल अस्पतालों में हैं, उनके अनुसार अब संभवतः वो संख्या तक हम लोग पहुँच चुके हैं जितने लोग यहाँ पर अनुमानित थे। तो संभावना कम ही है कि अंदर कोई फंसा हो, लेकिन फिर भी एहतियातन कोई ऐसा लेबर हो, ऐसा कोई जो है यहाँ काम करने वाला मजदूर हो जो फंसा हो। क्योंकि अगर कोई फंसा होता तो उसके परिवारजन यहाँ पर होते, उसकी मिसिंग की जो है बात कह रहे होते। तो चूंकि ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ बचा नहीं है जो बताया कि उसका कोई परिजन यहाँ पर अंदर फंसा हुआ है, तो ये माना जा रहा है कि अब अंदर शायद कोई ना हो। इसके बाद ये ऑपरेशन और तेजी से बढ़ेगा और इसके बाद ये जो पीछे 3 मंजिला इमारत है, इसको जो है मलबा पूरा तेजी से हटा लिया जाएगा। क्योंकि बड़ा हादसा हुआ है ये। इस हादसे के जो अगर कारण की बात करें तो अधिकारियों का कहना है कि इसके कारण तो स्पष्ट जांच के बाद ही हो पाएंगे, लेकिन जो स्थानीय लोग यहाँ के हैं उन लोगों का ये कहना था कि जो कि बिल्डिंग का निर्माण काफी पुराना नहीं था, 2012 में ही ये बिल्डिंग बनी थी और ये बिल्डिंग अगर ये इस तरीके ताश के पत्थरों की तरह ढह जाती है तो 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो उसकी नींव में काफ़ी ज़्यादा पानी चला गया हो और नमी खा गई हो, क्योंकि यहाँ जल भराव की समस्या लगातार बनी रहती है। दूसरा, यहाँ पर जो एक ट्रक फंसा हुआ था, ट्रक संभवतः किसी पिलर से टकराया हो और ऐसा कोई कंपन हुआ हो कि उसके बाद यहाँ पर बाकी पिलर जो है कह रहे हैं उसके कारण ढह गए हों। तो ये सारी तमाम चीज़ें कारण हो सकते हैं, लेकिन जो स्पष्ट कारण होगा वो जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल अभी भी जो है एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर तलाशी अभियान कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो किस कदर जो है कह रहे हैं, जो रास्ते बनाए गए हैं उससे अंदर जाकर अपने जो उनके टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके द्वारा पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं कोई जिंदगी अंदर फंसी तो नहीं है जिसको बचाया जा सके फिलहाल। जी विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि इस हादसे के बाद में क्या सरकार की तरफ से किसी प्रकार के मुआवजे का ऐलान किया गया है? जिस सरकार की तरफ से जो है कह रहे हैं पीड़ित परिजनों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि तत्काल हर घायल को समुचित उपचार मिले। इसके लिए पूरी रात यहाँ पर मौके पर आला अधिकारी मौजूद थे यहाँ पर और घायलों को उच्च कोटि का इलाज मिल सके, इसलिए हर लोक बंधु अस्पताल समेत तमाम ट्रामा सेंटर, मेडिकल कॉलेज है, वहां पर भी उच्च अधिकारी संपर्क में है परिजनों के साथ में और उन मरीजों के साथ में जो अस्पताल में भर्ती हैं। उच्च कोटि का इलाज मिलेगा। इसके आगे की बात सरकार जारी करेगी कि जिस तरीके से आर्थिक मदद दी जा सकती है, क्योंकि सरकार के प्रतिनिधि, स्थानीय विधायक भी यहाँ पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस घटना पर निगाह बनाए हुए हैं और आपको ये भी एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे जो यहाँ पर मलबा ढेर सारा निकाला जा रहा है। इस मलबे
को हटाने का काम भी अब तेजी से किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर लोडर्स भी आ चुके हैं। आपको हम कैमरे के द्वारा दिखाना चाहेंगे, ये सब आए हुए। अब इनमें ये मलबा हटाया जाएगा और इसके बाद ये बिल्डिंग पे धीरे धीरे मलबा यहाँ पर साफ किया जाएगा। विकास तो आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, इससे पहले भी हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके के हादसे सामने आए हैं और कहीं ना कहीं योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आई है। क्या इस बार भी वही एक्शन नजर आ रहा है? क्योंकि पहले ही जो इमारतें ऐसी हैं, जो कमजोर इमारतें हैं, जिनकी नींव बेहद कमजोर है, उनके खिलाफ पहले ही एक्शन में सरकार है। तो क्या अब इस इमारत को लेकर क्या अपडेट मिल रही है? इस इमारत को लेकर अभी तक तो जो अपडेट मिली है, चूंकि ये जमीन एलडीए की ही है और ये पूरा बसाया एलडीए का है। इसमें 2010 में इसका नक्शा पास हुआ था, तकरीबन 2012 में इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है और इसके बाद शुरुआती निर्माण के बाद कई निर्माण कार्य आगे उसका बढ़ाया गया है। तो ये बिल्डिंग पुरानी नहीं है, ये तो स्पष्ट है। नक्शे के अनुसार नक्शा भी पास हुआ था। अब क्या कुछ कारण हो सकते हैं इसके निर्माण कार्य में, क्या कुछ खामियां निकल सकती हैं, वो सब चीजें जांच के बाद निकलेंगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब ऐसे हादसे होते हैं तो पूरी टीम को एक साथ लगाया जाता है, जो त्वरित गति से पहुंचकर अपना काम शुरू कर देती है और जो पीड़ित लोग होते हैं उनको सहायता देने का काम शुरू हो जाता है। क्योंकि राजधानी लखनऊ का मामला था तो यहाँ कुछ ही देर में पूरा प्रशासनिक अमला पहुंच गया और ये अमला अभी तक यहाँ पर रुका हुआ है। यहाँ पर उस अधिकारी भी बैठे हुए हैं जो लगातार मलबा हटाने की कार्रवाई उनके सामने हो रही है। यहाँ पर मेडिकल टीम भी बैठी है, एम्बुलेंस भी है यहाँ पर, कि अगर कोई संभवतः कोई चीज व्यक्ति यहाँ पर निकले, अगर कोई फंसा हुआ व्यक्ति तो तत्काल उसको अस्पताल तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए यहाँ पर तमाम सारी व्यवस्थाएं पूरी रखी गई हैं। चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये फिलहाल ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं वहाँ की, उस जब ये हादसा हुआ, हादसे के बाद अब आज सुबह क्या स्थिति है, वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिए इस खबर पर। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहाँ पाकिस्तान की सेना ने सार्वजनिक रूप से पहली बार कबूल किया है कि 1999 के कारगिल युद्ध में उसकी भागीदारी थी, जिसमें पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कारगिल में पाक सेना के जवानों की मौत की बात स्वीकार की है और इसे पाकिस्तानी सेना का पिछले 25 साल में पहला कबूलनामा माना जा रहा है, क्योंकि यह पहली बार ही कबूल किया गया है। इससे पहले कभी भी ये बात स्वीकार नहीं की गई थी। इसके अलावा 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पाक सेना प्रमुख जनरल रहे परवेज मुशर्रफ ने खुद कई बार पाकिस्तानी सेना की भूमिका को स्वीकार किया था। आपको बता दें कि पाकिस्तान शुरू से ही यह दावा करता आया है कि कारगिल युद्ध में कश्मीरी उग्रवादी शामिल थे, जिन्हें वो मुजाहिदीन बताता है और इस कारण वो कारगिल युद्ध में मारे गए। यहां तक कि अपने सैनिकों के शवों को लेने से भी पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था उस दौरान, जिसके बाद भारत ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ पाकिस्तानी सैनिकों का अंतिम संस्कार किया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की भूमिका थी पूर्ण रूप से। तो जिस तरीके से 1999 की जब हम बात करते हैं तो अभी तक, आज तक पाकिस्तान ने कभी इस बात को कबूल नहीं किया है कि पाकिस्तान की सेना इसमें शामिल थी। हमेशा कश्मीरियों को इसमें शामिल किया जाता था कि कश्मीर के जो उग्रवादी लोग थे उनकी तरफ से यह हमला किया गया था। यहां तक कि जो लोग उस दौरान मारे गए थे, पाकिस्तान ने अपनी सेना के जो लोग थे उनके शवों तक को लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिलहाल अब अगर आज की तारीख में देखा जाए तो बीते 25 सालों में पहली बार इस बात को पाकिस्तान की तरफ से कबूल किया गया है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त जुड़े, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। विशाल, क्या माना जाए, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है कि 25 साल के बाद पाकिस्तान ये मान रहा है कि कारगिल में उसकी सेना शामिल थी? और क्योंकि उस दौरान तो साफ तौर पर सिरे से नकार दिया गया था, यहां तक कि जो पाकिस्तानी सेना के जो सैनिक थे उनके शवों को लेने से भी इनकार कर दिया गया था उस दौरान। देखिए, हमें इस खबर को इस तरह से समझना होगा, ये पहली बार है जब पाकिस्तान के सिटिंग आर्मी चीफ ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। और रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान का 59वां डिफेंस डे मनाया जा रहा था, उस दौरान जनरल असीम अहमद शाह मुनीर ने इस बात को बोला कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने किस तरह से 48 से लेकर 99 तक जंग लड़ी है और किस तरह से उसने शहादत दी है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पाकिस्तान के जो सिटिंग आर्मी चीफ हैं जनरल असीम अहमद शाह मुनीर, उन्होंने इस बात को
ऑफिशियली डिक्लेयर किया है और ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि 2010 में पाकिस्तान में अपनी वेबसाइट में 453 पाकिस्तानी फौजियों के नाम, ऑफिसर्स और जवान के नाम दिए गए थे जिन्होंने कारगिल युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, और उसका रीजन दिया था कि किल्ड इन एक्शन अगेंस्ट एनिमी। ये एक्सेप्टेंस 2010 में था। उसके पहले 2006 में जो तत्कालीन राष्ट्रपति माफ कीजिए जनरल परवेज मुशर्रफ जो आर्मी चीफ थे, जिनकी नेतृत्व में ये पूरा प्लान किया गया था, उन्होंने अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान की वजह से इंडिया को इस जंग में कूदना पड़ा और पाकिस्तान की 4 बटालियन इसमें शामिल थी। ये ऑफिशियल कॉन्फर्मेशंस ऑलरेडी हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। और इसके अलावा जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, जब उन्होंने स्टेप डाउन किया तो उन्होंने माना कि ये जो हमारा इंडिया के साथ जो एग्रीमेंट था उसका उल्लंघन है, और पाकिस्तान ने कारगिल के अंदर बैटल में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने इस बात उकसाया, और इसकी वजह से ये पूरी जंग हुई भारत और पाकिस्तान के बीच। ये कॉन्फर्मेशंस तत्कालीन प्रधानमंत्री के थे, ये कॉन्फर्मेशन तत्कालीन आर्मी चीफ के थे, और अब जो करंट आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा इंडिया ने तब पूरी दुनिया के सामने ये सबूत दिए थे जब उन्होंने डेड बॉडीज रिकवर की तो उनकी जेब में पाकिस्तान आर्मी के आइडेंटिटी कार्ड्स थे, और जब इंडिया ने पाकिस्तान को कहा कि ये आपके सोल्जर्स हैं, आप इनकी डेड बॉडीज ले लीजिए, पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया। और ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि इंडिया ने यहीं पर भारत की सरहद में उनको दफन किया और पूरे ऑनर के साथ उनको मिट्टी दी गई। जी, लेकिन फिलहाल अब जो ये कबूलनामा हुआ है, इसके मायने क्या निकाले जाएं आगे, अगर हम भविष्य के नजरिए से देखें तो? देखिए, ये जो कबूलनामा है ये उस बात को पुख्ता करता है जो नवाज शरीफ ने कही, जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने कही। आज जब जो सिटिंग आर्मी चीफ है इस बात को कबूल रहे हैं, तो वो इस बात को मान रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में का एपिसेंटर है, जो भारत बार बार कहता रहा है। और हमारे विदेश मंत्री ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को बढ़ावा देता है, इट्स द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। और ये बात आज पुख्ता हो जाती है कि जब पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया तो उसकी आर्मी शामिल थी, और खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस बात को जब कबूल कर रहे हैं तो ये बात अब पूरी तरह से पुख्ता हो जाती है। जो अलग अलग डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स भारत दुनिया को देता रहा है, यूएन में भी दिया भारत ने, अब ये पूरी तरह से पुख्ता हो गया है कि पाकिस्तान के सिटिंग आर्मी चीफ जनरल असीम अहमद शाह मुनीर अपने डिफेंस डे पे 59 डिफेंस डे पे रावलपिंडी में इस बात को कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी जो थी वो कारगिल में पूरी तरह से इन्वॉल्व थी, जिसको पाकिस्तान बार बार डिनाई भी करता रहा है कि नहीं, हम लोग इसमें नहीं थे, ये पाकिस्तान के लिए लड़ने वाले, माफ कीजिए कश्मीर के लिए लड़ने वाले लोग थे। लेकिन अब इस बात को पूरी तरह से पुख्ता हो गया और ये बात पूरी तरह से सामने आ गई। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ेंगे आगे और अब बात करते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को लेकर, क्योंकि ये दिवस आज मनाया जा रहा है और दुनिया भर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 8 सितंबर 1967 में इस खास दिन को मनाया जाता है। इस साल की थीम
बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता, इस विषय को रखा गया है। भारत सरकार ने भी देश में साक्षरता दर को बढ़ाने की दिशा में अनेक प्रयास किए हैं और इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करते हुए भी नजर आएंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और साथ ही जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय उम्मीदवारों में काफी उत्साह का भी माहौल है। जम्मू पूर्व विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी युद्धवीर सेठी ने भाजपा के संकल्प पत्र को जनता के लिए कल्याणकारी बताया है। उन्होंने कहा कि यह संकल्प पत्र यहाँ की महिलाओं, किसानों और युवाओं का संकल्प पत्र है। खासकर जम्मू कश्मीर के विकास की ढेरों घोषणाएं इस संकल्प पत्र में है। युद्धवीर सेठी से खास बात की है हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। जम्मू ईस्ट से भाजपा प्रत्याशी युद्धवीर सेठी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले जो गृह मंत्री का आज का जो कार्यक्रम हुआ है, सबसे बड़ी बातें क्या थी? सबसे बड़ी बातें थी जो उन्होंने राहत दी लोगों को। उन्होंने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में पहले 1000 था बुजुर्गों के लिए, अब 3000 कर दिया उन्होंने। उसके साथ साथ उन्होंने जिस गरीब के पास मकान नहीं है उनको 5 मरले जगह देना और पीएम योजना के तहत फ्री मकान बना कर देना। क्या बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है यहाँ के लोगों के लिए। उसके बाद जो बच्चा कॉलेज आता है, स्कूल जाता है, उसको लैपटॉप देना और लैपटॉप दे के 3000 रुपया भी अलाउंस देना कि वो अपने कॉलेज जाए, ट्यूशन जाए और पढ़ लिख कर जम्मू कश्मीर का बच्चा आगे बढ़ सके। एक बात महिलाओं के सम्मान की, मां सम्मान योजना की करते हैं और जो उन्होंने महिलाओं के लिए मुफ्त सिलेंडर की बात की है, कितना कारगर कदम होगा? बड़ा कारगर होगा। 2 सिलेंडर जो मुफ्त दे रहे हैं हम लोग, ये बड़ी राहत है। सब्सिडी पे आगे उनको सिलेंडर मिलते हैं और ऊपर से 2 सिलेंडर मुफ्त मिलना बड़ी राहत है एक गरीब व्यक्ति के लिए। किसान के लिए जो सम्मान निधि में का इजाफा किया है उन्होंने, और बिजली उन्होंने 50% कम देने की बात कही है, इस पर आप क्या कहें? जो बिजली के ऊपर हर व्यक्ति कह रहा था कि स्मार्ट मीटर के बाद हमें प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने 50% जो लेस करने की बात बोली है, ये बड़ी बात है। यहाँ पे जम्मू आगे भी पंजाब से यहाँ पे बिजली बड़ी सस्ती है, अब तो आधे रेट पे आ जाएगी। मतलब यहाँ पर गरीब व्यक्ति का उद्धार होगा। किसानों के लिए 6000 सेंटर देगा, 4000 यहाँ की स्टेट देगी, 10,000 रुपया किसानों को मिलेगा जिससे वो बीज अपना लोन उतार सकते हैं, अपनी खाद ले सकते हैं। यही खुशहाली किसानों की भारतीय जनता पार्टी को आगे लेके जाएगी। एक अब आखिरी सवाल है आपका, विपक्ष से नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कहती है हम स्टेट वोट देंगे, तो वो कहती है हम दोबारा 370 इम्पोज करेंगे स्टेट के ऊपर, क्या कहेंगे आप? 370 और 35 से जो कवर में दफन हो चुका है दोबारा नहीं आएगा। तो ये थे हमारे साथ जम्मू ईस्ट से भाजपा प्रत्याशी युद्धवीर सेठी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है और उस संकल्प पत्र के जरिए यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को सम्मान देने का कार्य किया है। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज, जम्मू। वहीं भारत को विनिर्माण का गढ़ बनाने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी अभियान को शुरू किया, जो अब मूर्त रूप लेने के लिए लगा है। और इस महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के सचिव S कृष्णन ने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, लेकिन इसका पूरी तरह से कमर्शियल उत्पादन साल 2025 के मध्य से संभव हो पाएगा। भारत में जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, उसके अंतर्गत अभी तक 5 बड़े यूनिट्स एस्टैब्लिश करने का मौका हुआ है और इसमें कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। माइक्रॉन यूनिट जो गुजरात में लग रही है, उसी तरह टाटा के 2 यूनिट लग रहे हैं, एक CG पावर का यूनिट लग रहा है और अभी रिसेंटली हमने क्लियर किया है केन्स टेक्नोलॉजीज़ का प्रपोजल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसकी मंजूरी दे दी है। तो इस हिसाब से जो पहली बार जो है इंडिया में सेमीकंडक्टर का जो एक्चुअल उत्पादन भारत में बनने की अभी संभावना हुई है और अगले साल 2025 में
दूसरे भाग में ज़रूर इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होगी। अभी तो पायलट मैन्युफैक्चरिंग तो शुरू हो गई है कमर्शियल बेसिस पे। पहले पायलट मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से सेमीकंडक्टर चिप्स भारत से निकलना शुरू हो गया है, लेकिन फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग अगले साल शुरू हो जाएगी। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आगे कहा कि हम भारत में सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के उन सभी समानांतर सोच वाले देशों के साथ समझौता कर रहे हैं जो भारत में सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और उसके विकास को बढ़ावा देगा। हम दुनिया के काफ़ी सारे देशों के साथ और ख़ासकर लाइक माइंडेड देशों के साथ ऐसे कोलैबोरेशन हम कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है, यूनाइटेड किंगडम के साथ है, यूरोपियन यूनियन के साथ है। उसी तरह हमारी ये अंडरस्टैंडिंग जो है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता हमने सिंगापुर के साथ भी किया हुआ है। इसमें जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की रेजिलियंस बढ़ाने के लिए ख़ास कुछ मेजर्स लिए जाएंगे। उसी तरह एक्सपीरियंस शेयरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोलैबोरेशन और स्किलिंग में खासकर कोलैबोरेशन हम करेंगे। और इसके ज़रिए इंडिया में जो सेमीकंडक्टर, भारत में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। और कुछ एरियाज़ में जो है इंडिया भी सिंगापुर का मदद करेगी। ये एक म्यूचुअल कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। हम और साथ ही आपको बता दें कि एस कृष्णन बताते हैं आगे कि सितंबर 11, 12 और 13 को नोएडा में सेमिकॉन इंडिया प्रदर्शनी और सम्मेलन इलेक्ट्रॉनिका इंडिया और प्रोडक्ट्रोनिका इंडिया के साथ साथ आयोजित किया जा रहा है, जो दक्षिण पूर्व एशिया को सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग मेला है। सितंबर 11, 12 और 13 नोएडा में सेमिकॉन इंडिया एक बड़ा इवेंट होने वाला है। ये पहली बार जो है भारत में सेमी करके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि सारे विश्व के सारे बड़े बड़े सेमीकंडक्टर कंपनीज उसके सदस्य हैं। और ये सेमी जो है दुनिया के अलग अलग जगहों पर अपना ये बड़ा कॉन्फ्रेंस करता है हर साल। जैसे कि वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका में वो सेमी वेस्ट करके एक बड़ा इवेंट करता है, कॉन्फ्रेंस करता है। उसी तरह एक सम्मेलन जापान में होती है, सेमी जापान। ताइवान में होती है। साउथ ईस्ट एशिया में कोलालमपुर में भी सेमी साउथ ईस्ट एशिया करके एक सम्मेलन हर साल होता है। पहली बार जो है भारत में ये सेमिकॉन इंडिया एक ये इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है। और इसके अंतर्गत जो है बाकी देशों में जब पहली बार ऐसा एक इवेंट हुआ था उसमें जितने कंपनीज ने भाग लिया उससे 4 गुना ज़्यादा जो है ये भारत में जो सेमिकॉन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेशन होने वाला है। यही हमको सेमी के अधिकारियों ने बताया है। इससे साफ जाहिर होता है कि इंडिया कितना बड़ा, भारत जो है कितना बड़ा सेमीकंडक्टर स्पेस में कितना भारत का रोल हो सकता है। ये सारे विश्व के कंपनीज उस हद तक भारत की महत्व को देख रहे हैं और भारत में आने की इतना वो उत्तेजित हैं। भारत में नया उनका प्रोडक्शन और उनकी मार्केट एस्टैब्लिश करने के लिए वो भारत आना चाहते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा मैं साइन मानता हूँ। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। रियाद पहुंचने पर सऊदी अरब के प्रोटोकॉल मामलों के उप मंत्री ने विदेश मंत्री का स्वागत किया। विदेश मंत्री भारत खाड़ी सहयोग परिषद GCC की पहली बैठक में शामिल होंगे। साथ ही इस यात्रा के दौरान खाड़ी देशों के साथ भारत के मजबूत होते हुए संबंधों पर भी चर्चा होगी। वहीं अपनी इस यात्रा के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर GCC सदस्य देशों में अपने समकक्ष अन्य विदेशों मंत्रियों से भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।